नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। और हम क्रिया को पढ़ रहे थे मित्रों, और कल हमने क्रिया के सकर्मक रूप को और उसके प्रकारों को, उसके उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझा था। अकर्मक क्रिया को भी हमने प्रारंभ कर लिया था। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें प्रायः कर्म नहीं होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है मित्रों। ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त जो क्रिया है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आज बढ़ते हैं अपन अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मित्रों, अकर्मक क्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि अकर्मक क्रिया को हमने दो भेदों में बांटा है। तो अकर्मक क्रिया के भेद हम लिखते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद, और अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं मित्रों। कितने भेद हैं? दो। पहला भेद है पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो भेद है मित्रों वो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है मित्रों, तो दो हमारे सामने यहां भेद हो गए। हम बात करते हैं उदाहरणों सहित। पहले प्रकार की हम बात करते हैं तो हम हेडिंग डाल रहे हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया, उदाहरणों सहित बात करते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ ही रहे, और अगर आप साथ में लिखना चाहते हैं तो स्वागत है। पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को किसी भी पूरक की आवश्यकता किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं रहती है। नहीं रहती है। ठीक है मित्रों, यानी जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है उसे किसी प्रकार के पूरक की आवश्यकता नहीं रहती, यानी किसी अन्य ऐसे शब्द की आवश्यकता नहीं रहती जिसके प्रयोग के अभाव में वाक्य में कुछ अधूरापन सा हमें महसूस होता हो। तो कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे सीमा। जैसे देखिएगा, कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं। सीमा दौड़ती है। सीमा दौड़ती है, तो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। सीमा दौड़ती है, दौड़ेगी। ठीक है, फिर देखिएगा, गाड़ी चलती है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। राम सो रहा है। राम सो रहा है। रमा चीख रही है। रमा चीख रही है। रमा चीख रही है। मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा रहा हूं। फिर देखिएगा, रीना शर्मा रही है। रीना शर्मा रही है। रीना शर्मा रही है। रीना शर्मा रही है। वृक्ष सूख रहा है। वृक्ष सूख रहा है। सूख रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा, पिताजी पलंग पर
सो रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, पिताजी पलंग पर सो रहे हैं। फिर देखिएगा, चिड़िया, चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। मछली तालाब में तैर रही है, मछली, मछली तालाब में, तालाब में तैर रही है, तैर रही है। मछली तालाब में तैर रही है। फिर देखिएगा, वह बनारस जा रहा है, वह बनारस जा रहा है, वह बनारस जा रहा है। और लिखें सीता बैठी है, सीता बैठी है, सीता बैठी है। मित्रों, ये वाक्य आप देख रहे हैं। इन सारे वाक्यों में हम अंडरलाइन करेंगे क्रिया को। आप देख पा रहे हैं, मैं सारे क्रियापदों को अंडरलाइन कर रहा हूं और आप देखेंगे कि ये जो क्रियाएं हैं मित्रों, वे कौन सी क्रियाएं कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इन क्रियाओं का सीधा सीधा प्रभाव जो है आप देखेंगे किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है मित्र, सॉरी, कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वे क्रियाएं क्या कहलाती मित्रों? वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इन वाक्यों को देखने पर किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मित्रों, आप देखेंगे कि इन सारे ही वाक्यों को अगर हम फिर से विभाजित करें तो ये पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। किसके माने जाएंगे? पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। इन सभी क्रियाओं से अगर आप क्या किसी प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं आता है मित्रों, उत्तर नहीं आता है। उत्तर जो है वो नहीं आता है मित्रों। ठीक है, उत्तर नहीं आता है। और उत्तर आएगा सही तो कौन प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उत्तर आता है मित्रों। इसलिए ये सभी वाक्य जो हैं, इनमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं जो है मित्रों, अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का दूसरा भेद है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और उसका नाम है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। दूसरी बात है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। ठीक है मित्रों, ये जो अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं इनके बारे में जरा हम विचार करते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है ध्यान दीजिएगा। ये वे क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रकट होकर भी, जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रकट होकर भी, स्वतंत्र रूप से प्रकट होकर भी अपना अर्थ प्रकट होकर भी अपना अर्थ पूर्ण रूप से, अपना अर्थ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त
नहीं कर पाती है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। तो ऐसी क्रियाएं जिनको कहीं न कहीं कर्म के कहीं न कहीं पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे मित्रों? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मैं लिख रहा हूं मैं जाऊंगा, हमें यहां कहीं न कहीं पूरक की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, फिर देखिएगा, वह आजकल है, वह आजकल है, उसका मित्र बहुत निकला, उसका मित्र बहुत निकला, मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। मित्रों, इस तरह के कुछ जो है वाक्य हमारे सामने हैं और आप देखेंगे इन सब में कहीं न कहीं अकर्मक क्रिया ही है ना। लेकिन इन वाक्यों को पढ़ने पर हमें इसमें किसी न किसी पूरक की आवश्यकता महसूस होती है। मैं जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैं जाऊंगा, यहां पर आप देखिएगा क्या करेंगे? मैं गांव जाऊंगा, गांव पूरक शब्द की आवश्यकता है। वह आजकल स्वस्थ है, बीमार है, कुछ पूरक की आवश्यकता है। उसका मित्र बहुत स्वार्थी निकला। आप देखेंगे ये जो पूरक शब्द है मैं अलग ही लिख रहा हूं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मित्रों, यहां पर ये जो वाक्य हैं इसमें किसी न किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ ये है कि जहां अकर्मक क्रिया है लेकिन किसी पूरक शब्द की आवश्यकता महसूस होती है मित्रों, तो वहां पर हम उसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कुछ विशेष बातें अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रिया कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम लेते हैं। उसके बाद संरचना के आधार पर या वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। तो मित्रों, हम हेडिंग डाल रहे हैं अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रिया बनाना। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाना। कुछ सामान्य नियम हैं, उनकी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाना। सबसे पहले आप देखिएगा पहली बात है, लिखेंगे कभी कभी अकर्मक क्रियाएं कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक की तरह, क्रियाएं सकर्मक की तरह व्यवहृत होती है, व्यवहृत होती है। अब ये कब व्यवहृत होती है? जब उनके साथ भाववाचक, जब उनके साथ अकर्मक क्रियाओं द्वारा, जब उनके साथ अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनी भाववाचक संज्ञाएं, अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनी भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है,
होता है। शब्दों का क्या होता है मित्रों? प्रयोग होता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से उदाहरण हम देखते हैं जिससे आपको ये लग जाए कि कौन सा यहां पर सकर्मक अकर्मक है। जैसे आप किस प्रदेश की बोली बोलते हो? आप किस प्रदेश की बोली बोलते हो? फिर देखिए, इस तरह जीवन जीना निरर्थक है। इस तरह जीवन जीना निरर्थक है। ठीक है, फिर देखिएगा, आज फीकी हंसी, आज तुम फीकी हंसी क्यों हंस रहे हो? ठीक है मित्रों, आप देख सकते हैं कि कब अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बन सकती है। तो एक बात है जिस पर आपको ध्यान देना है, और वो बात ये है कि अकर्मक क्रियाओं से या अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनी भाववाचक संज्ञा शब्दों का अगर प्रयोग हो जाए क्रिया से ठीक आगे, तो वहां पर भी ये जो अकर्मक क्रिया है वो भी सकर्मक की तरह ही प्रयुक्त होगी। जैसे आप किस प्रदेश की बोली बोलते हो, क्रिया तो ये रही बोलते हो, ठीक है, लेकिन ये जो बोलना क्रिया है ये अकर्मक है, लेकिन इस बोलना क्रिया से एक भाववाचक संज्ञा शब्द बना बोली। बोली भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है मित्रों, इस तरह जीवन जीना निरर्थक है। ये जीना निरर्थक है, अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन आप सोचिए जीवन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आज तुम फीकी हंसी, ये भाववाचक संज्ञा है। हंस रहे हो ये क्रिया है। हंसना क्रिया, जीना क्रिया, बोलना क्रिया, ये अकर्मक है। लेकिन इनसे ठीक पहले अकर्मक क्रियाओं से जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं उनका अगर प्रयोग हो जाता है मित्रों, तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया होगी। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो सकर्मक क्रिया के हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये सभी उदाहरण किसके हैं मित्रों? सकर्मक क्रिया के हैं। इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो एक बिंदु आपका क्लियर हो गया कि जब भी अकर्मक क्रियाओं से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो अकर्मक क्रियाएं भी सकर्मक क्रिया की तरह प्रयुक्त होती है। चलिए दूसरी बात पर हम विचार करते हैं। ऐसी अनेक क्रियाएं हैं, ऐसी कई क्रियाएं हैं, जो उभयविध है, विध है, यानी उनका प्रयोग दोनों तरफ होता है। जो उभयविध है, ठीक है, जो क्या है मित्रों? उभयविध है। और ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी है? यानी उभयविध है जिनका प्रयोग सकर्मक व अकर्मक दोनों रूप में होता है। जिनका प्रयोग सकर्मक व अकर्मक दोनों ही रूपों में होता है। अकर्मक दोनों ही रूपों में होता है। दोनों ही रूपों में होता है। दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है मित्रों, ऐसी क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी है उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो कुछ क्रियाएं हैं जैसे घबराना, भूलना। ठीक है मित्रों, घबराना, भूलना। फिर है झरना, बदलना, लजाना। झरना, बदलना, लजाना, बदलना।
ठीक है, लजाना, फिर आप देखिएगा लजाना क्रिया, उसके बाद ऐंठना खुजलाना, ऐंठना खुजलाना, ऐंठना खुजलाना। अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं, उसके आधार पर आप प्रयास कीजिएगा कौन सा सकर्मक है। ये महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। मेरे हाथ खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं। मित्रों, खुजलाते जो क्रिया है वो अकर्मक है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक है। लेकिन इस वाक्य का प्रयोग हम ऐसे करें, वह उसके पैर खुजलाकर उसकी सेवा करता है, वह उसके पैर खुजलाकर उसकी सेवा करता है, उसकी सेवा करता है। ये सकर्मक है। ध्यान देना, वह उसकी पैर खुजलाकर, है ना, उसकी सेवा करता है। किसकी? उसकी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सकर्मक है। इसी तरह से आप देखिएगा एक और वाक्य हम लिख रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मित्रों, ये अकर्मक है। ध्यान देना, परीक्षाओं में आए हुए सेंटेंस हैं सारे, ठीक है। और फिर देखिएगा, नायिका ने आंख भर के कहा, नायिका ने आंख भर के कहा, नायिका ने आंख भर कर कहा, भर कर कहा। मित्रों, यहां पर भरना क्रिया जो है ना, वो सकर्मक हो गई, सकर्मक है। तो ध्यान देना है, कुछ जैसे भरना क्रिया है, खुजलाना क्रिया है, ये उभयविध है मित्रों, है ना। इसका प्रयोग सकर्मक में भी हो सकता है और अकर्मक में भी हो सकता है। और देखते हैं, एक दो वाक्य और देखते हैं। हाँ, जैसे आप देखेंगे, मेले में अनेक वस्तुएं देखकर, मेले में अनेक वस्तुएं देखकर जी ललचाता है, जी ललचाता है। ठीक है मित्रों, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है मित्रों। कौन सी क्रिया है? अकर्मक है। मेले में अनेक वस्तुएं देखकर जी ललचाता है। मदारी अपने कर्तव्य दिखाकर, मदारी अपने कर्तव्य दिखाकर, अपने कर्तव्य दिखाकर, मदारी अपने कर्तव्य दिखाकर बच्चों को ललचाता है, दिखाकर बच्चों को ललचाता है, ललचाता है। किसको? बच्चों को ललचाता है। ललचाता है। ठीक है मित्रों, तो आप देखेंगे ये जो क्रिया है मित्रों, वो सकर्मक है। कौन सी क्रिया है मित्रों? सकर्मक। तो कुछ उभयविध जो क्रियाएं हैं, उनका प्रयोग दोनों ही तरह से हो सकता है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, फिर एक तीसरी बात जो आती है यहां पर, कि अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म लगाकर उन्हें सकर्मक बनाया जा सकता है। अकर्मक
क्रियाओं के साथ कर्म लगाकर उन्हें सकर्मक बनाया जा सकता है, ठीक है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म लगाकर उन्हें सकर्मक बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का रोता है या बच्चा रोता है। जैसे बच्चा रोता है। मित्रों, ये जो वाक्य है ये अकर्मक का है, बच्चा रोता है, ठीक है। औरत बच्चे को रुलाती है। अब देख लीजिएगा, औरत बच्चे को रुलाती है, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को, ध्यान देना, सकर्मक, यानी जैसे ही कर्म जोड़ा, ठीक है। मित्रों, आप देखेंगे क्रिया रोना क्रिया आपको बताया था कि अकर्मक होती है, लेकिन रोना क्रिया के साथ अगर कोई कर्म जोड़ देंगे तो वही रोना क्रिया जो है सकर्मक में भी प्रयुक्त हो सकती है। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहां से आते हैं। एक बार सामान्य रूप से बता दिया गया कि रोना, हंसना, उठना, बैठना, लेटना, खड़ा होना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं, लेकिन अगर उनके साथ कोई कर्म जुड़ जाए इस रूप में तो हो सकता है वो भी सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होगी। कुछ उदाहरण और देखते हैं, आप देखिएगा। हाँ, जैसे युवती शर्माती है, युवती शर्माती है, तो बिल्कुल युवती शर्माती है, यह कर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है मित्रों, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन जैसे ही उसका मुख चांद को शर्माता है, उसका मुख चांद को शर्माता है, चांद को शर्माता है, उसका मुख जो है वो क्या करता है मित्रों, चांद को शर्माता है। अब आप देखिए यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, शर्माता है किसे, चांद को, कर्म आ गया, तो आप देखिए ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गई मित्रों, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देखेंगे, जैसे पतंग उड़ती है और शीला पतंग को उड़ाती है। अब देख लीजिए, एक और लिखते हैं, पतंग उड़ती है, ठीक है, पतंग उड़ती है, ये तो अपने आप में सकर्मक क्रिया ही होगी। क्या या कौन, पतंग उड़ती है ना, तो यहां कौन उड़ती है, पतंग उड़ती है, तो फिलहाल हम यहां देखेंगे कि ये अकर्मक के रूप में है, अकर्मक के रूप में है। लेकिन आप देखेंगे शीला पतंग को उड़ाती है, शीला पतंग को उड़ाती है, शीला पतंग को उड़ाती है, सकर्मक, ठीक है मित्रों। तो ये बात आपके सामने रख दी गई, ठीक है। फिर आप देखिएगा फिर क्या होता है कि अनेक अकर्मक क्रिया जब हम उसको प्रेरणार्थक रूप में बना देते हैं तो वो सकर्मक हो जाती है। एक चौथी बात और अपन लिख लेते हैं, चौथी बात लिख लेते हैं, देखिएगा, अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाओं में परिवर्तित कर देने पर वे सकर्मक बन जाती है, वे
सकर्मक बन जाती है। वे क्या बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, जैसे हमारे सामने एक क्रिया है उड़ना। उड़ना ये अकर्मक है, ठीक है। फिर हम बनाते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, ये सकर्मक हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। एक प्रथम प्रेरणार्थक है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक है, और ये दोनों ही सकर्मक है। ये भी सकर्मक है, द्वितीय प्रेरणार्थक ये भी सकर्मक है, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक भी सकर्मक है, द्वितीय प्रेरणार्थक भी क्या है? सकर्मक है, ठीक है। अब हमने एक शब्द लिखा उड़ना, ठीक। अब इसको किस रूप में हम देख रहे हैं, देखिएगा। शब्द है उड़ना, कुछ उदाहरण लिख रहे हैं अपन। उड़ना, उड़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है यानी सकर्मक हो गई। और उड़वाना, उड़वाना ये भी सकर्मक होगी। इसी तरह से देखना, शब्द है बजना, बजाना या ठहरना, शब्द लिख लेते हैं। ठहरना, लड़ना, लड़ना। फिर देखिएगा शब्द है दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। अब इनसे हम बनाते हैं तो आप देखेंगे ठहराना, ठहराना एक हो गया। फिर है ठहरवाना, ठहरवाना। इसी तरह से शब्द है लड़ना, तो लड़ाना, लड़वाना, लड़ाना, लड़वाना, लड़वाना। और तीसरा दौड़ना से क्या करेंगे? दौड़ना से हम करेंगे दौड़ाना और दौड़वाना, दौड़ाना, दौड़ाना और दौड़वाना, ठीक है मित्रों। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक हैं, लेकिन जैसे ही इनसे हमने प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया मित्रों, तो ये क्रियाएं किस में परिवर्तित हो गई? सकर्मक में, ठीक है। जैसे महेश रमेश को ठहरवा रहा है, तो आप सोचिए कहीं न कहीं द्वितीय प्रेरणार्थक की स्थिति है। हमें हर हाल में उसे उड़वाना है, तो आप सोचिए उड़वाना क्रिया जो है वो सकर्मक हो गई, ठीक है। महेश को दौड़वाना है, तो आप सोचिए दौड़वाना क्रिया जो है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो ये अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रिया कैसे बनाते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। अब हम दूसरे आधार पर चलते हैं मित्रों। हमारा जो दूसरा आधार है वो है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है मित्रों। दूसरा हमारा आधार है प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, आधार पर क्रिया के भेद। और मित्रों इसकी जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम 8 भागों में क्रिया को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? 8 भागों में क्रिया को हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। पहला प्रकार सीधे ही बिना किसी भूमिका के उदाहरणों सहित हम चर्चा करते हैं। पहला संरचना के आधार पर जो पहला प्रकार है मित्रों वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में लिखिएगा, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में
वाक्य में एक ही, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो, एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहलाएगी। ठीक है, हो तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वह सामान्य क्रिया कहलाएगी, वह सामान्य क्रिया कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। देखिए मित्रों, किस क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं? जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, ठीक है, रमा खेलती है, पिताजी लिखते हैं, एक ही क्रिया है ना, पिताजी लिखते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है प्रायः, तो प्रयोग के आधार पर उस क्रिया को हम क्या कहते हैं मित्रों? सामान्य क्रिया कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम दूसरे भेद पर बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा भेद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक है। देखिएगा, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वह क्रियापद, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वह क्रियापद, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वह क्रियापद जिसका निर्माण दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों के योग से होता हो, दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों के योग से होता हो, योग से होता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिएगा, जया ने खाना खा लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जया ने खाना खा लिया है। इस वाक्य में जब हम बात करते हैं क्रियापद की, तो मित्रों खा लिया है ये एक क्रियापद है, ठीक है। लेकिन इस क्रियापद का जब हम विश्लेषण करते हैं तो आप देखेंगे इसमें 1, 2 और 3 क्रिया शब्द हैं। कितने क्रिया शब्द हैं? 3। तो ऐसा क्रियापद जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्दों का कहीं न कहीं योग रहता है मित्रों, उसको हम कहते हैं क्या? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह सो चुकी है, आप देखिएगा, वह सो चुकी है। फिर है मोहन जा चुका है, मोहन जा चुका है, ठीक है। मोहन जा चुका है, मोहन जा चुका है। अब आप देख सकते हैं सो चुकी है, जा चुका है, ये यहां क्रियापद है, ठीक है। तो 1, 2, 3 है ना क्रिया शब्द। तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है मित्रों। किसके उदाहरण है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। 4 वाक्य हमारे सामने होंगे, हमें इसी आधार पर पहचान करना होगा
कि कौन सा वाक्य जो है संयुक्त क्रिया से युक्त है। अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया के कुछ भेद होते हैं मित्रों, है ना। जैसे अपन उदाहरण अपन और लिख सकते हैं, इस समय वह पढ़ रहा होता है, इस समय वह पढ़ रहा होता है, पढ़ रहा होता है। ठीक है। बस निकल चुकी होगी, बस निकल चुकी होगी। आप देखिएगा इन वाक्यों में भी हम विचार करते हैं फिर से, तो आप देखिए पढ़ रहा होगा एक क्रियापद है और यहां निकल चुकी होगी एक क्रियापद है। लेकिन इसमें आप देखिएगा 1, 2, 3 और 4 क्रिया शब्द है। इसी तरह से 1, 2, 3, ठीक है, 3 क्रिया शब्द है। तो ये क्रियाएं मित्रों क्या कहलाएगी? ये क्रियाएं जो है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब संयुक्त क्रिया के भेदों की बात करते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। मित्रों संयुक्त क्रिया के भेद की जब बात करते हैं तो संयुक्त क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहला होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। दूसरा भेद है मित्रों वो है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तीसरा है मित्रों वो है संयोजी क्रिया, संयोजी क्रिया, और चौथा जो भेद है मित्रों, चौथा जो भेद है वो है रंजक क्रिया। वो कौन सा है? रंजक क्रिया। ठीक है। तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया, ये संयुक्त क्रियाओं के हमारे क्या हैं? 4 भेद हैं। एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला हम समझ रहे हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या होती है अभी समझते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। कर्ता या कर्म के, कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य का, मुख्य कार्य का विधान या बोध करवाती है, विधान या बोध, बोध करवाने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है मित्रों, क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, उसकी आंख भर आई, जैसे उदाहरण देखिएगा, उसकी आंख भर आई। ठीक है। मोहन प्रातः काल से पढ़ रहा है। ठीक है। ढोल बज रहा था। ठीक है। आज उसे कहने दो, उसे कहने दो। आप देख रहे हैं हमने 4 सेंटेंस यहां पर लिख लिए हैं। इन 4 सेंटेंस में आने वाली जो क्रिया है मित्रों वो तो पक्का संयुक्त क्रिया है, वो तो संयुक्त क्रिया है। ठीक है। लेकिन अब इस संयुक्त क्रिया में कर्ता या कर्म का जो मुख्य कार्य है वो जिस क्रिया शब्द से प्रदर्शित होता है
जैसे उसकी आंख भर आई, मुख्य कार्य क्या है, आंख का क्या, भरना। ये भर क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया, आई सहायक क्रिया है। मोहन प्रातः काल से मुख्य क्या काम कर रहा है, तो मित्रों वो मुख्य रूप से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ जो है वो मुख्य क्रिया है। ढोल बज रहा था, मुख्य कार्य क्या हो रहा था इस कर्म का, तो आप देखिए बजने का काम मुख्य हो रहा था, इसलिए ये जो बज रहा है मित्रों, ये बज रहा है, ये मुख्य क्रिया है, बज रहा था सहायक क्रिया है। आज उसे कहने दो, मुख्य क्या है, कहना, ये कहने, और दो जो है वो सहायक क्रिया है। तो मित्रों ये सारी क्रियाएं जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो मुझे लगता है आपको मुख्य क्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है, कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बात को मूल रूप से समझने की जरूरत है। फिर देखिए अगला है दूसरा, हम इसमें बात करें तो वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाली, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाली, वाक्य, किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले वे क्रिया शब्द, होने वाले वे क्रिया शब्द वे क्रिया शब्द जो, वे क्रिया शब्द जो मुख्य क्रिया का सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, और प्रायः क्रिया के काल का बोध कराते, और प्रायः क्रिया के काल का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्राय क्रिया के काल का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। जैसे राम उठकर बैठ गया, देखिए जैसे राम उठकर बैठ गया, ठीक है। उसने किताब लिखी थी, किताब, उसने किताब लिखी थी। फिर देखिएगा उसने किताब लिखी थी, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, और हम लिखे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। तो मित्रों आप यहां पर ये देख सकते हैं, सरल शब्दों में आप इस बात को समझिएगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब में संयुक्त क्रिया है, ध्यान देना, बैठ गया, लिखी थी, पढ़ रहा होगा, खेल रहा था, ये सभी संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया के भेदों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो भेदों में मुख्य कार्य कौन सा, बैठ, लिखी, पढ़, खेल। तो ये जो क्रियाएं हैं मित्रों, ये तो हो गई मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, समझना, ठीक है, ये तो मुख्य क्रिया हो गई। अब इस मुख्य क्रिया की सहायता में अन्य जो क्रिया शब्द आए हैं मित्रों, उन्हें हम कहेंगे ये सहायक क्रिया है। तो अब सहायक क्रिया कौन सा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रहा होगा, रहा था, ये सहायक क्रिया है। तो जो अंडरलाइन किया हमने वो सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया से ही हमें प्रायः काल का बोध होता है, वह पढ़ रहा होगा। अब पढ़ से हमें काल का बोध नहीं होता,
रहा होगा, पढ़ रहा होगा। आप सोचिए यहां पर कहीं न कहीं काल का बोध रहा होगा से होता है। वह खेल रहा था, भूतकाल का पता रहा था से होता है, खेल से नहीं होता है। बैठ गया, अब बैठ से काल का बोध नहीं होगा, गया से काल का बोध होगा मित्रों। इसलिए ये सहायक क्रियाएं हैं। आपके सामने जो उदाहरण दिए हैं उनसे ये स्पष्ट हो चुका है। फिर देखिए हम बात करते हैं, तीसरी बात यहां पर हम करना चाहते हैं और वो है सहायक क्रिया के बाद में हम बात करते हैं संयोजी क्रिया, है ना, संयोजी क्रिया। तीसरा देखिएगा संयोजी क्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है संयोजी क्रिया। ठीक है, इसके बारे में अपन समझते हैं संयोजी क्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करने वाली क्रियाएं संयोजी क्रियाएं कहलाती है। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, है ना, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप के साथ मिलकर मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करने, मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करने वाली क्रियाएं संयुक्त रूप प्रदान करने वाली क्रियाएं संयोजी क्रियाएं कहलाती, क्रियाएं संयोजी क्रियाएं कहलाती है। संयोजी क्रियाएं कहलाती है। संयोजी क्रियाएं कहलाती है। फिर देखिएगा, ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष वृत्ति वाच्य आदि की सूचना प्रदान करती है। उदाहरण देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है उदाहरणों की। संयोजी क्रियाएं कुल मिला के मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति और वाच्य आदि की क्या करती है, सूचनाएं प्रदान करती है। जैसे पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं, ध्यान देना, पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं, ध्यान देना, करते हैं संयोजी क्रिया के रूप में करते हैं। और यहां पर करते जो क्रिया पद है वो नित्यता का बोध कराता है, नित्यता सूचक। ठीक है, ये पक्ष की अगर हम बात करें तो नित्यता बोधक या नित्यता सूचक हो गया। और इसको हम करते शब्द को संयोजी मान रहे हैं। वह यह प्रकरण लिख चुका होगा, वह इस प्रकरण को लिख चुका होगा, इस प्रकरण को क्या कर चुका होगा, लिख चुका होगा, इस प्रकरण को लिख चुका होगा। अब आप देखिए चुका शब्द जो है ना, ये कहीं न कहीं संयोजी क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ और देखा जाए तो सहायक क्रिया तो है ही, है ना, और ये पूर्णता बोधक है मित्रों। ये अगर पक्ष की बात करें तो पूर्णता बोधक है, काम की पूर्णता का बोध कराता है, इसलिए पक्ष पूर्णता बोधक है। फिर आप देखिएगा अगला है मोहन अभी लिख रहा है।
मोहन अभी लिख रहा है, अभी लिख रहा है ना। तो यहां देखिए लिख तो मुख्य क्रिया है, रहा है को अंडरलाइन करते हैं, यूं तो सहायक क्रिया है, लेकिन पक्ष की बात करें तो सातत्य बोधक है, सातत्य बोधक है, सततता है, लिख रहा है ना, कंटिन्यूअस है, सातत्य बोधक है मित्रों, सातत्य बोधक है। फिर राम पढ़ने लगा है, राम पढ़ने लगा है, राम पढ़ने लगा है, आरंभ बोधक है मित्रों, या आरंभ द्योतक, आरंभ बोधक है या आरंभ द्योतक है। ठीक है, ये सभी संयोजी क्रियाएं हैं। और भी एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं। राधा का संगीत का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, राधा का संगीत अभ्यास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है मित्रों, संगीत अभ्यास बढ़ता जा रहा है। देखिए बढ़ता जा रहा है, प्रगति सूचक है मित्रों। क्या है? प्रगति बोधक या प्रगति सूचक है, प्रगति बोधक, प्रगति बोधक क्या है मित्रों? प्रगति बोधक है। इसी तरह से अब आप देखिएगा रंजक क्रिया, चौथा एक भेद है रंजक क्रिया, इसको भी हम समझ लेते हैं। संयुक्त क्रिया का एक चौथा भेद है रंजक क्रिया। बहुत सरलता से इस बात को समझ जाए। रंजक क्रिया, रंजक का अर्थ होता है विशिष्टता प्रदान करना। रंजक का अर्थ विशिष्टता प्रदान करना, विशिष्टता प्रदान करना है, प्रदान करना है, विशिष्टता प्रदान करना है। ठीक है, रंजक का अर्थ है विशिष्टता प्रदान करना है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता ला देती है। क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में, मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता ला देती है। विशेषता ला देती क्या करती है? हाँ, ला देती है, जिससे क्रियापद अपने मूल भाव से भिन्न अर्थ देने लगता है। जिससे क्रियापद अपने मूल भाव से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। मूल भाव से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे आप देखेंगे शब्द है वह बैठा है, जैसे एक सामान्य, आप देखिएगा एक सामान्य वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, वह बैठा, सामान्य क्रिया है, वह बैठा है, सामान्य क्रिया है। अब इसको रंजक क्रिया की तरफ किस तरह से इसको बदला जाएगा, तो देखिएगा वह सब कुछ गंवा बैठा है, वह सब कुछ, है ना, वह सब कुछ गंवा बैठा है। ये अब आप देखिए बैठा क्रिया है, इसमें अर्थ कुछ अलग आया, बैठने की क्रिया नहीं, गवा बैठा है, इसका मतलब यहां कुछ विशिष्ट अर्थ आया है, रंजक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है मित्रों? रंजक क्रिया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया, दुर्घटनाग्रस्त
सामान्य क्रिया या यूं कह सकते हैं सामान्य प्रयोग, यूं भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया, ये सामान्य प्रयोग है। ठीक है, दूसरा एक रंजक क्रिया देखना, लड़ झगड़ कर ही सही वह अपना हिस्सा ले मरा। अब यहां मरना जो क्रिया है वो रंजक क्रिया है, विशिष्ट अर्थ है, ये रंजक क्रिया है। ठीक है मित्रों, तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद थे? 4 भेद थे मित्रों, देख सकते हैं आप। रंजक क्रिया कितना? 4 भेद है। मुख्य क्रिया आपके सामने, ठीक है, प्रयोग या संरचना के आधार पर मुख्य क्रिया, ठीक है, कर्ता या कर्म का जो मुख्य कार्य है उसका बोध कराने वाली मुख्य क्रिया होती है। और मुख्य क्रिया के साथ जो अन्य क्रियाएं आती जो सहायता करती है, था, थे, थी, रहा, रही, है ना, है, ये सब सहायक क्रियाएं कहलाती है मित्रों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो संयोजी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पक्ष, वाच्य या वृत्ति का बोध कराती है, उनको हम क्या कहेंगे? संयोजी क्रिया कहेंगे। और साथ ही साथ आपने देख ही लिया कि रंजक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, उनको हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। तो मित्रों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर 2 भेदों को यहां अच्छे से पढ़ लिया है और अगली कक्षा में हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिएगा। सपनों में जीना हमारा स्वभाव है, लेकिन सपनों को पूरा करना हमारा पूर्ण स्वभाव होना चाहिए मित्रों। इसलिए सपनों को जरूर साकार कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिए, मुस्कुराते हुए पढ़िएगा। धन्यवाद।